किस क्या पढ़ रहे हैं हम? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में मूल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो मैंने क्या बोला आपसे, क्रेडिट कार्ड लेने के बाद एक हमारी आदत पड़ जाती है कंज्यूमर की कि भैया वो क्या करने लग जाता है, खर्च करने लग जाता है। लोक लुभावन जो आपके पास ऑफर आते हैं, उन ऑफर के प्रति आप आकर्षित हो जाते हो। और देखो कई बार मैंने तो खूब देखा है, मेरे से खूब पूछा करते थे कि विकास जी आपके पास क्रेडिट कार्ड है क्या? अमेजन में इस बार इंडिपेंडेंस सेल आई है, एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड पर इतनी छूट मिल रही है। अच्छा, तो क्या करता है, जरूरत नहीं होती तो भी सामान खरीद लेता है। क्या जरूरत नहीं होती तो भी सामान खरीद लेता है। अब ये सीक्वेंस समझने का प्रयास करो आप सब कि भाई ये है आपका लोन अकाउंट, ठीक है ना? बेसिकली एक लोन अकाउंट ही है। उपभोक्ताओं को दिया जाता है, कारोबारी, व्यापारी, दुकानदार, इनमें से किसी को ये नहीं दिया जाता ना। और आगे भैया गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि आप इनसे क्या करते हो भैया, अपने वस्तुएं व सेवाओं की इनसे मांग बढ़ा देते हो। समझ गए? आप कभी भी देखना, ये जो अमेजन वाले एक हमारे मित्र हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो कह रहे थे बोलो भाई साहब, जब से हमने ये क्रेडिट कार्ड का फंडा इसमें इंक्लूड किया था ना, उसके बाद से हमारी सेल में 35% का इजाफा हो गया। है ना? मतलब कि क्रेडिट कार्ड से केवल ऐड करने से ये सुविधा 35% का इजाफा हो गया। पैसे जेब में नहीं है लेकिन सामान खरीदवा दिया, उनको बिकवा दिया। अच्छा, इनको क्या है, अमेजन को, फ्लिपकार्ट को या अन्य ई कॉमर्स कंपनीज को तो पैसा मिल जाता है, और कट किसका जाता है? बैंक का, कस्टमर का कट जाता है। समझ गए? अब देखो इससे क्या होता है, बाजार में सेल्स में इंक्रीज हो जाता है। और देखो ध्यान रखना, यदि सेल्स में इंक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है भैया? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की मांग बढ़ रही है, और मांग बढ़ने से विक्रय में वृद्धि होती है, और विक्रय में वृद्धि से परोक्ष रूप से, सिंपल परोक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट किस पे इफेक्ट पड़ता है? डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है आपके उत्पादन पर, आपके प्रोडक्शन पर इसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। समझ गए? अब देखो कितनी चक्र है ये क्रेडिट कार्ड का ना। कई बार इकोनॉमी के लिए अच्छी बात भी है, लेकिन कहीं कहीं पर इसकी दिक्कतें भी हैं, उन दोष को भी हम देखेंगे। अब इसका दूसरा सिनेरियो देखो। देखो क्या होता है बच्चों, मांग बढ़ गई, सपोज करो क्या हुआ, मांग बढ़ गई। दिवाली के आसपास देखना, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वाली दुकानदार हैं, वो फ्रिज, टीवी, एसी, इन पर क्या करते हैं, ये स्कीम चला देते हैं। और क्या होता है, जब आपको बिना पैसे लिए दिए सामान घर पर लाने की सुविधा मिल रही है, तो इनकी मांग बढ़ जाती है। जहां पहले 5 टीवी बिका करती थी, वहीं पर अब 10 टीवी बिकने लग गई है। और ये 5 लेने वाले कौन है भैया? क्रेडिट कार्ड से लेने वाले लोग हैं। टीवी है घर में, छोटी टीवी है, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, पैसे तो बाद में देने हैं, इंस्टॉलमेंट में देने हैं, एक काम करते हो ले आओ, बड़ी टीवी ले आओ। इससे क्या होता है बच्चों, जैसे मांग बढ़ती है ना सामान की, तो उससे महंगाई पर भी प्रभाव पड़ता है, उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। समझ गए? अच्छा, और उसके बाद अब आता है समय कौन सा आपका, पैसा चुकाने का। क्या आता है? पैसा चुकाने का। आप सामान तो लिया है क्रेडिट कार्ड में, अब भैया जब पैसा चुकाने का समय आता है, तब दिक्कत बड़ी क्रिएट हो जाती है। कई बार क्या होता है कि वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है, और ये सामान्यतः सबके साथ होती है। जिसने क्रेडिट कार्ड ले रखा है ना, उसके साथ तो होती है, चाहे वो 1 करोड़ रुपए कमा रहा हो। 1 करोड़ रुपए कमा रहा होगा ना, तो क्रेडिट कार्ड का उसका बिल भी उसी रेशो में आता होगा। पैसा चुकाने के लिए जब वित्तीय स्थिति पे खतरा पड़ जाता है, वित्तीय स्थिति से खतरा से मेरा तात्पर्य है कि उसकी इनकम कम नहीं हो रही, एक्चुअली उसने खर्चा अनलिमिटेड कर दिया, खर्चा उसने ऐसा नहीं किया जो विवेकपूर्ण हो। अब भैया जैसे ही उसकी वित्तीय स्थिति पे खतरा बढ़ जाता है, तो भैया बैंक तो पैसे मांगता है। अब इसका डिले होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, जैसे सपोज करो 31 तारीख को पैसा जमा कराना था, जो आपने ऋण लिया था, वो डिले होते होते 5 तारीख को पहुंच जाता है। और जैसे डिले होता है, तो ये जो क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले होते हैं, इनका जो चार्जेस लगाते हैं ना, वो बड़े शानदार लगाते हैं। 1,000 का भी यदि आपका ड्यू है ना, तो 500 रुपए का चार्ज लगा देंगे आपकी। इनके फिक्स्ड है कुछ क्राइटेरिया, फिक्स्ड है ये। रह रह के वीडियो ब्लैंक हो जाता है। अब ठीक है क्या? अब ब्लैंक हो रहा है क्या? हाँ कुमुद, मिनिमम ड्यू भी ले लेते हैं। चलो ठीक है, समझ गए? तो देखो क्रेडिट कार्ड का कैसा चक्र है, मैं आपको खुद बताता हूँ। मेरे पास 3 बैंक के क्रेडिट कार्ड है। सामान्यतः मैं उसमें एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड काम में लेता था, लेकिन मैं पिछले 6 महीने से उसको हाथ भी नहीं लगाता। क्योंकि क्या हुआ था, इनिशियली इतनी गंदी आदत पड़ गई थी
कि परिवार में छोटा भाई आ गया, छोटी बहन आ गई, या कोई चाचा का लड़का आ गया, सब सामान ले लेके जाने लग गए थे मेरे से। अब मैं सोचता था ठीक है भैया ले जाओ, पैसे तो आ ही जाएंगे। अब भैया वो घर वालों से रिकवरी करना बड़ा भारी काम है। अब सपोज करो छोटी चाचा जी की मतलब छोटी बहन है, अब वो भैया सामान उसने मंगा लिया। अब मैं उसको क्या बोलूंगी लाली फोन करके कि भैया पैसे जब पैसे दे, तू वो सामान खरीदा था तूने। अब ऐसे करते करते आपके विकास जी का बड़ा जबरदस्त बिल हो गया था। अब वो एक दो बार ड्यू हो गया, अब जैसे से ड्यू हुआ तो उसमें भैया 3-4 हजार रुपए तो मेरे उसमें पेनल्टी वगैरह लग गए। पेनल्टी लगने के बाद मैंने तय कर लिया। अच्छा उसमें मेरे साथ एक दिक्कत और थी। मेरा 10 में से 6 बार ही मैंने, 6 बार तो नहीं, मतलब 4 बार ही एटलीस्ट मैंने समय पर बिल जमा कराया होगा। समय पर बिल जमा कराया होगा, बिल ही समय पर जमा नहीं कराता था। ठीक है ना, चाहे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हो। लेकिन और ये बिल जमा नहीं कराता था 6 बार, तो भैया इसमें क्या लग जाती थी, पेनल्टी लग जाती थी, पेनल्टी लग जाती थी। फिर उनसे कस्टमर केयर से बात करनी पड़ती थी, बात करके उनको कन्विंस करना पड़ता था। फिर वो कहते थे नहीं सर आपका रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है इसमें, आप इसमें इतनी परचेजिंग भी करते हैं। हाँ ये सही है कि एक दो दिन आपका लेट होता है तो आपका पैसा भी जमा हो जाता है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, वेव कर देते हैं, मतलब मुझे माफ कर दिया करते थे। क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट और क्रेडिट कार्ड का जो पैटर्न है वो काफी हाई हो गया था, है ना। जो उसकी जो सेगमेंट था मेरा काफी ऊंचा हो गया था, इसलिए बोलते थे ठीक है सर आपको हम छूट दे देते हैं, क्या आपको छूट दे देते हैं। अभी भी हो रहा है क्या? मेरे प्यारे बच्चों अभी भी हो रहा है क्या? चलो, क्रेडिट कार्ड के बारे में तो समझ गए ना। अब एक शब्द आता है बेटा, कंज्यूमरिज्म। ये बहुत जबरदस्त शब्द है। क्या? कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद। देखो इसकी दो डेफिनेशन आती है। एक कंज्यूमरिज्म की हमारे इकोनॉमी की जो आपके मैनेजमेंट की बुक्स हैं उसमें क्या बोलते हैं वो, कि उपभोक्तावाद क्या है, एक प्रकार का ऐसा मार्केट क्रिएट करते हैं या मन की ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसमें आप अधिक से अधिक वस्तुएं या अधिक से अधिक सेवाएं प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। क्यों? सुख प्राप्त करने के लिए। ये बेसिकली वेस्टर्न फिलॉसफी है ना। कंज्यूमरिज्म क्या होता है कि भैया आज मेरे पास ये चेयर है तो एक काम करता हूँ, चेयर है बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं क्या करूंगा 6 महीने बाद मार्केट में कोई और इससे अच्छी बढ़िया चेयर आ गई और आरामदायक आ गई, या उसमें और कुछ नए फीचर्स आ गए, बैठने में एर्गोनॉमिक है, तो मैं क्या करूंगा, भाग के जाऊंगा और वो चेयर को खरीद के ले आऊंगा, जबकि मुझे जरूरत नहीं है। चेयर है मेरे पास, बिल्कुल ठीक चेयर है, लेकिन मैं जबरदस्ती एक चेयर और खरीद के ले आऊंगा। तो ये बेसिकली क्या, अपनी एक मानसिक प्रवृत्ति है जिसका नाम है बेटा उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म। कुमुद बेटा क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए यही है कि आपके ट्रांजैक्शन जो आप करते हो ना, उस ट्रांजैक्शन के बेसिस पे वो बढ़ा देते हैं, या फिर आपकी जो इनकम होती है, जैसे सैलरी आपकी होती है, उसके एक प्रोपोर्शन के रूप में वो आपको अलॉट करते हैं क्रेडिट कार्ड। या तो आप अपनी भैया पैसे की तनख्वाह बढ़ा के उनको दिखाओ कि अगर आज आपको 50 हजार मिलते हैं तो दिखा दो साहब अब मुझे 80 हजार रुपये मिलने लग गए, तो आपकी लिमिट बढ़ जाएगी। या फिर आपका जो ट्रांजेक्शन होता है उसकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपके लिमिट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। अरे भैया किसी को दिख रहा है किसी को नहीं दिख रहा है, एक बार मुझे क्लियरली बता दो, वीडियो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चलो ठीक है। वैसे भी मैं इसको यूट्यूब पे डालूंगा, आप चिंता मत करो। कोई बहुत ज्यादा किसी को परेशानी आ रही है ना, तो इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं अपन और यूट्यूब पे भी डालते हैं। अच्छा, अब देखो कंज्यूमर इस पे एक बड़ी अच्छी लाइन मैंने अभी देख रहा था जब मैं आपके लिए चैप्टर पढ़ रहा था। तो कंज्यूमरिज्म में मुझे थोड़ी सी परेशानी आ रही थी, तो मैंने कंज्यूमरिज्म के बारे में देखा था, है ना। देखो बड़ी प्यारी सी बातें थी, मैं एक बार आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। हम्म। उपभोक्तावाद। मैं आपको 3-4 लाइनें पढ़ के बताऊंगा, इससे आपको जिस्ट मिल जाएगा, वो मैं आपसे शेयर भी कर लूंगा ये फाइल को। इसकी जो हेडिंग थी ना उपभोक्तावाद की बच्चों, वो थी वर्चस्व की अवधारणा ही बाजार का मैकेनिज्म है ना। मैं केवल आपको एक पैरा पढ़ के बताऊंगा। ये कहते हैं कि बाजार दरअसल जरूरतों और वस्तुओं के बीच की एक जगह का नाम है। क्या?
इन्होंने जो अपनी एंशियंट फिलॉसफी थी बाजार की जो एंशियंट फिलॉसफी थी, आप इसको फील करोगे अभी, उसके बारे में बताने की बात करी। इन्होंने बोला कि बाजार दरअसल जरूरतों और वस्तुओं की बीच की एक जगह का नाम है। वास्तव में जरूरत की चीजों की आपूर्ति के लिए ही बाजार का अस्तित्व में आया है। अच्छा, बाजार बना किस लिए? कि मुझे सपोज करो सब्जी चाहिए तो जाके मैं सब्जी मंडी में से ले आया। मुझे भैया कपड़े खरीदने हैं तो मैं जाके बाजार से कपड़े की दुकान से कपड़ा ले आया। या मुझे सपोज करो भैया कि घर के लिए मुझे फर्नीचर चाहिए या मुझे राशन पानी चाहिए, तो उसके लिए मैं कहाँ जाता हूँ ये सामग्री लेने? बाजार में जाता हूँ। और ये बाजार की अवधारणा क्यों आई? भैया मेरी जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए मैं ऐसे स्थान पर जाता हूँ जहां से जरूरत की चीजें पूरी हो जाए। समझ गए? तो ये बाजार इसलिए अस्तित्व में आया। आगे ये कहते हैं बाजार की वास्तविक धुरी लाभ नहीं है। क्या? वास्तविक धुरी लाभ नहीं है, बल्कि लेन देन, परस्पर सहयोग और जरूरत की वस्तुओं की इकट्ठा उपलब्धता की एक भावना रही होगी। स्टार्टिंग में इसीलिए इन्वेंट हुआ होगा। देखो, बाजार बना इसलिए होगा कि देखो एक काम करते हैं, हम स्थान चुनते हैं, वहां पर आप भी आना, हम भी आएंगे, जो आपकी जरूरतों का सामान है आप ले आना, और सपोज करो मेरे पास जो सामान आपकी जरूरतों का है मैं ले आऊंगा, आपस में आप उसको खरीद लेना। बेसिकली इसीलिए बनी थी। ठीक है, आगे कहते हैं लेकिन आज जो बाजार का स्वरूप बदल गया है, बल्कि एकदम उलट गया है। आज जरूरत की चीजों की उपलब्धता तक सिमटा नहीं है बाजार। क्या कह रहा है ये? जरूरत की चीजों तक सिमटा नहीं है बाजार। इसका सेंस क्या है? देखो भैया, घर में 4 कुर्सी और पर्याप्त है, फिर भी हम क्या करते हैं, दिवाली पे सोचते हैं 2 कुर्सी और लिए आए। अच्छा, घर में यदि बर्तन है, सपोज करो आपके पास कुकर है, ठीक काम कर रहा है लेकिन पुराना हो गया, फिर हम क्या करते हैं, यार एक काम करो एक नया कुकर ले आओ, नई शेप वाला लिया हो। ये तो भैया सीधा है, एक आजकल हांडी वाला कुकर आ रहा है, वो कुकर लिया हो, जबरदस्ती लेके आना है। ये क्या है कि बाजार का स्वरूप क्या हो गया है, बदल गया है। हम जरूरत की चीजें नहीं लाते अब भैया हम क्या करते हैं, इसमें नया नया कंज्यूमरेंस जोड़ दिया गया है। देखो आपके पास, आपको ध्यान होगा, चद्दरें होंगी या आपके पास कपड़े होंगे, 5-7 जीन्स होगी, तब भी मन क्या करेगा, ये नई जीन्स आई है, काम करते हैं जीन्स खरीद के ले आते हैं, चाहे जरूरत नहीं है। ये क्या है? यही उपभोक्तावाद है। समझ गए? अच्छा, अब आगे क्या कहता है, ये एक पैराग्राफ और हल्का सा आपके साथ शेयर करूंगा। पुराने बाजार में एक सामाजिकता और सामूहिकता थी, लोगों के बीच संवाद थे, परस्पर काम आ पाने की चाह थी। नए बाजार ने सहकारिता के इस भाव को अपदस्थ कर दिया है। आदमी बाजार में होते हुए भी अकेला रह गया है। पुराने बाजार की सामूहिकता नए बाजार के अकेलेपन में तब्दील हो गई है। सामूहिकता अगर पुराने बाजार का मूल चरित्र था, तो नए बाजार का मूल चरित्र अकेलापन हो गया है। खूब बाजार हो गया, खूब सारी दुकानें आ गई, फिर भी हम अपने आप को अकेलापन कैसे महसूस करते हैं? अरे यार ये सामान तो कम रह गया, अगली बार क्या करूंगा, ये लेके आऊंगा, है ना? सपोज करो 2,000 रुपए की शर्ट लेके आया, अगली बार सोचते हैं यार एक शर्ट बहुत अच्छी थी, वो 2,500 रुपए की शर्ट थी और उस कंपनी का नाम, चलो सपोज करो वैन हुसैन कंपनी की थी, तो अगली बार तो मैं वैन हुसैन की शर्ट लेके आऊंगा। ये क्या है? आप अकेले ही हो, कितना सामान लिया हो, लेकिन आपकी मन की पूर्ति नहीं हो रही। समझ गए? अच्छा, इसमें फिर एक और बड़ा अच्छा आर्टिकल था, वो दृष्टि का एक क्वेश्चन था। दृष्टि करके जो अपनी साइट है, उसका बड़ा अच्छा सा एक क्वेश्चन था, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, अगर मिल जाता है तो मुझे ना। उसमें आपके एक मिनट बच्चों, हाँ, ये मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का एक उनका पुराना क्वेश्चन था 2016-17 का। ये फाइंड आउट करते हुए मुझे ये मिला था। उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा था। भूमंडली के उत्थान ने भूमंडलीकरण के उत्थान ने उपभोक्तावादी संस्कृति को जन्म दिया है। देखो बच्चों, ये उपभोक्तावादी संस्कृति है ना, नवी की एनसीईआरटी की किताब में है। हिंदी में आई थिंक एक चैप्टर है उपभोक्तावादी संस्कृति का, बहुत सुंदर उसके बारे में बता रखा है। आगे कहते हैं, क्वेश्चन सुनना, पुनः बोलता हूँ। भूमंडलीकरण के उत्थान ने उपभोक्तावादी संस्कृति को जन्म दिया है, जो कि घातक प्रवृत्ति है। क्या आप सहमत हैं? सम आलोचनात्मक टिप्पणी करें, मतलब कि आपको उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात करनी है। अब इसमें देखो, जो आंसर लिखा है ना, ज्यादा बड़ा नहीं है, उसको सुन लो। स्टार्टिंग में क्या किया, आपको भूमंडलीकरण की एक परिभाषा बतानी थी, जो परिभाषा बता दी। उसके बाद आपको उपभोक्तावाद की जो प्रवृत्ति है, उसका संक्षेप में उल्लेख कर दिया। फिर आपको सम आलोचनात्मक उसकी व्याख्या करनी थी, तो आपको नकारात्मक परिणाम भी लिख दिए इसमें, और अंत में आपने छोटा सा निष्कर्ष लिख दिया। ये 5 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में आपको उसको डिवाइड करके आंसर लिखना चाहिए था। देखो इसमें कैसा आंसर बताया है।
इन्होंने आंसर की शुरुआत करी है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक अंतरक्रिया व एकीकरण की प्रक्रिया को भूमंडलीकरण कहते हैं। मतलब भूमंडलीकरण से मतलब यही नहीं कि आपने एक जगह जाके अमेरिका में भी जाके व्यापार चालू कर दिया या और किसी कंट्री में व्यापार चालू कर दिया और उस कंट्री ने भी हमारे भारत में आके व्यापार चालू कर दिया। नहीं, ये सांस्कृतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी एकीकरण की प्रक्रिया को दर्शाता है। क्या? भूमंडलीकरण। आगे ये कहते हैं कि भैया इस अवधारणा में इसका जो चरित्र है वो कैसा है? बहुआयामी है। फिर ये आगे कहते हैं कि इसे अन्य नामों जैसे वैश्वीकरण, उदारीकरण, बाजार अर्थव्यवस्था, ये एक विश्वग्राम की परिकल्पना के तौर पर भी जाना जाता है। देखो एक शब्द काम में लिया है, कौन सा? विश्वग्राम। क्या बोला मैंने? कि भैया ये तो वर्ल्ड ऑफ विलेज बन चुका है ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत। देखो एक प्रश्न भी आया था विश्वग्राम के नाम से मेंस में, तो उसका सेंस क्या था कि भैया ग्लोबलाइजेशन में कोई देश अलग नहीं है, ये देश ही एक गांव बन चुका है। ये क्या बन चुका है? विश्वग्राम बन चुका है। फिर आगे कहते हैं ये भारत जैसे अन्य विकासशील तथा तीसरी दुनिया के देशों पर भूमंडलीकरण का प्रभाव प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों रूपों में पड़ा है ना? फिर इन्होंने लास्ट में बताने का प्रयास किया है कि भैया उत्पादन प्रक्रिया में तेज विकास की जरूरत है। कहां पर? भारत में। और उपभोक्तावाद ने विकास की संभावनाओं को क्षीण कर दिया है। और फिर घातक प्रवृत्ति बताई है उपभोक्तावाद की, जिसमें से मैं आपको दो बता देता हूँ। इन्होंने बताया कि भैया पश्चिमी देशों के संपर्क से इन देशों में एक अन्य अभिजात वर्ग का जन्म हुआ है जिसने उपभोक्तावादी संस्कृति को अपना लिया है। इस वर्ग में भी उन वस्तुओं को पाने की होड़ लग गई जो पश्चिमी देशों के विकसित समाज को उपलब्ध थी। हमने क्या कर दिया? अब जैसे चश्मा पहन रखे हैं, आपने देखा भैया पश्चिम के देशों में तो एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है, घर में पहनेंगे तो अलग चश्मा पहनेंगे, शादी ब्याह में जाएंगे तो एक अलग चश्मा पहनेंगे, और रास्ते में निकलेंगे तो अलग चश्मा पहनेंगे, सुबह गाड़ी चलाएंगे तो अलग चश्मा पहनेंगे। मतलब 6 तरह के तो चश्मे खरीद रखे हैं। तो हमने उनकी कॉपी करके हमने भी यही कर दिया। भैया कार ड्राइव करनी है तो कार ड्राइव के लिए अलग गोगल पहनेंगे, समझ गए? सड़क पर चलना है तो अलग गोगल पहनेंगे, शादी ब्याह में जाना है तो अलग गोगल पहनेंगे, चश्मे पहनेंगे। तो ये क्या है? हमने उनसे अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दिया, समझ गए? दूसरा कहते हैं ये कि जिन वस्तुओं की जरूरत नहीं थी उनका भी सुविधाओं का हमने जबरदस्ती निर्माण कर लिया। ये इसका एक सबसे बड़ी समस्या है। तो दोनों बहुत अच्छी बातें थी। ये जब मैं देख रहा था तो मैंने कहा भैया ये चीज तो डिस्कस करनी पड़ेगी, डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर आनंद नहीं आएंगे। चलो, कहाँ थे हम? हाँ, वेस्टर्न कल्चर। कंज्यूमरिज्म समझ गए ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भैया, पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब देख लो भैया, एक होता है अपना क्रेडिट कार्ड और एक होता है अपना डेबिट कार्ड, है ना? क्रेडिट कार्ड भी भैया दो तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं जनरल क्रेडिट कार्ड और एक को बोलते हैं स्पेशल क्रेडिट कार्ड। एक को बोलते हैं जनरल और एक को बोलते हैं स्पेशल क्रेडिट कार्ड, समझ गए? डेबिट कार्ड तो आप सब जानते ही है ना, डेबिट कार्ड के बारे में बताऊंगा। एक बार ये जनरल क्रेडिट कार्ड और स्पेशल क्रेडिट कार्ड के समझते हैं। देखो ये जो जनरल क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, तो ये सामान्यतः सभी को उपलब्ध हो जाते हैं। सामान्यतः सभी को उपलब्ध हो जाते हैं। सामान्यतः सभी को उपलब्ध हो जाते हैं। क्या तात्पर्य है भैया? जिसने अपनी सैलरी वगैरह दिखा दी, इनकम प्रूफ दिखा दिया, तो उसको ये क्रेडिट कार्ड इश्यू हो जाता है ना? और एक कार्ड और होता है बच्चों जिसको बोलते हैं स्पेशल क्रेडिट कार्ड। क्या होता है स्पेशल क्रेडिट कार्ड? इसको हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट क्रेडिट कार्ड। आप अंग्रेजी में भी ध्यान रखना है ना। और ये स्पेशल क्रेडिट कार्ड होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। इनके नाम भी आपने सुने होंगे। देखो ये भी क्रेडिट कार्ड ही है। गांव में यदि कोई किसानी करता है तो वो जरूर जानता होगा कि एक किसान क्रेडिट कार्ड होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? किसान किसान क्रेडिट कार्ड। एक होता है LUCC। LUCC क्या है? ये है लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड। कौन सा है ये? लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड, है ना? और ये लघु उद्यमों के लिए। एक होता है SCC। क्या होता है SCC? ये क्या होता है बच्चों? स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड। क्या होता है? स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड। हाँ अमित, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होगी, चिंता मत करो, बिल्कुल रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होगी। इसमें अभी भी आपको दिक्कत आ रही है क्या स्क्रीन में? ये बार बार या ब्लिंक कर रही है क्या स्क्रीन बच्चों?
चलो ठीक है, चलने दो अभी जैसा है ना। अच्छा आप ध्यान कर लो मेरी बात। अच्छा डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड तो आप सब समझते हैं भैया। आपके अकाउंट में जितना पैसा होगा ना, उस पैसे को एटीएम से या उसको यूज करने के लिए आपको भी एक प्लास्टिक का कार्ड दे दिया जाता है। मतलब कि डेबिट कार्ड की सहायता से कार्ड धारक बैंक में अपनी जमा राशि तक की पूंजी उपयोग में ले सकता है। क्या? अपनी जमा राशि जितनी पूंजी को उपयोग में ले सकता है। किससे? उस कार्ड के माध्यम से। आपको स्वैप करना पड़ता है और वो जो कंप्यूटर कोड होता है उसको समझ के भैया क्या करता है, आपको पैसा दे दिया जाता है। समझ गए ना? और ये जो डेबिट कार्ड या जिसके पास डेबिट कार्ड होते हैं इसको क्या बोलते हैं? एटीएम कम डेबिट कार्ड भी बोलते हैं। मतलब कि भैया आप क्या कर सकते हो, इससे डेबिट कार्ड से अन्य वित्तीय ट्रांजैक्शन तो कर ही सकते हो, लेकिन आप विड्रॉ भी कर सकते हो एटीएम मशीन से। ठीक है। अच्छा एटीएम की फुल फॉर्म जानते हैं आप? एटीएम की फुल फॉर्म जानते हैं क्या? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। ऑटोमेटिक नहीं बेटा, ऑटोमेटेड है ना, ऑटोमेटेड। ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटेड। ईडी। एक बार मेरे से भी गलती हो गई थी, मैंने भी ऑटोमेटिक बोल दिया था। काफी पुरानी बात है। तो ये क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अच्छा ये क्या होती है? आप सभी जानते हो भैया कि बैंकों ने ये बड़ी जबरदस्त चीज निकाली है, एटीएम मशीन। कितना कम काम हो गया। देखो बैंक में एक जो पब्लिक जो डीलिंग हुआ करती थी, उसमें एक सबसे बड़ा कार्य क्या था कि भाई हम पैसे लेने जाते थे, लाइन में खड़े रहते थे और कैशियर से वाद विवाद करते रहते थे कि आपने पहले इसको लाइन में क्यों आगे दे दिए पैसे, मुझे क्यों नहीं दिए। और सब एक के ऊपर एक पड़े रहा करते थे। तो अब ये समस्या का समाधान कर दिया है ना। तो एटीएम जबरदस्त इनोवेशन है बैंकिंग क्षेत्र में। अब ये क्या होता है भैया, बैंकों द्वारा अपने उपभोक्ताओं को व्यापक स्तर पर जमा राशि निकालने की सुविधा दी जाती है। उसी को क्या बोलते हैं? एटीएम मशीन बोलते हैं। समझ गए ना? और ये मशीन से नकदी कैसे निकालते हो? एक आपके पास प्लास्टिक कार्ड होता है, उसके माध्यम से निकालते हो। ठीक है ना? और इस एटीएम मशीन के आने से बच्चों, पहले क्या होता था, पैसे निकालने के लिए या दूसरे बैंक से जाके पैसे निकालने के लिए बैंक ड्राफ्ट दिए जाते थे, चेक अधिकतर दिए जाते थे। और आप कभी घूमने जाते थे तो आपको ट्रैवलर चेक लेके जाने पड़ते थे। ये सारे संकटों का समाधान किसने कर दिया? एटीएम ने कर दिया। कार्ड लेके जाओ, कहीं भी पैसा निकालो। समझ गए? इसी तरीके से मोबाइल बैंकिंग होती है। आप सब मोबाइल बैंकिंग भी जानते हो। ये बेसिकली एक प्रणाली होती है, इसके माध्यम से जो बैंक होते हैं मोबाइल फोन या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति की सहायता से ग्राहक को सीधे खाते से जोड़कर वित्त का आदान प्रदान करने की सुविधा प्रदान कर देते हैं ना। समझ गए? अंशुल गूगल पे, पेटीएम वो तो डिफरेंट चीज है ना। हाँ पर मोबाइल बैंकिंग में उसको बिल्कुल अब यूज में ले सकते हैं, वो एम बैंकिंग में आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। समझ गए ना? और देखो इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है, इससे भी बैंक की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, मतलब कि जो उनकी परिचालन लागत है, उनकी परिचालन लागत में भी जबरदस्त रूप से कमी आ गई। इनका ये लाभ है। समझ गए? और देखो सबसे अच्छी बात, मोबाइल बैंकिंग से और एटीएम से जो हम कहते हैं ना डिजिटल साक्षरता, ये डिजिटल साक्षरता में भी इससे मदद मिली, लिटरेसी में। और इसमें डिजिटल साक्षरता प्लस फाइनेंशियल लिटरेसी, क्या वित्तीय साक्षरता में भी जबरदस्त आपको क्या मिली, उपलब्धि मिली। गांव में आजकल हर किसी के पास क्या है बच्चों, कार्ड है, डेबिट कार्ड है ना। बैंक के धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। एक तो भैया आज के जमाने में भी बैंक में वो पर्ची भरने जाते हैं ना, अच्छे से पढ़ा लिखा आदमी भी जाता है, तो वो भी जल्दी से देखता रहता है कि ये बगल वाला आदमी कैसे पर्ची भर रहा है, या ऐसे कॉन्शियस रहता है कि भैया कोई पर्ची भर दे। पहले तो कोई ज्यादा, जैसे कोई मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी पहुंच गया तो क्या करेगा, ऐसे देखेगा किसी अगल बगल वाले को कि अच्छा अच्छा ये भर रहा है इसमें, और फिर वो वैसे भर के लेके जाता है। और जब कैशियर के पास पर्ची देता है तो कैशियर क्या बोलते हैं, भाई साहब ये कौन सी पर्ची उठा लाए, ये जमा करने की पर्ची नहीं है, ये तो विड्रॉ करने की पर्ची है। नकल भी करी लेकिन नकल में अकल नहीं लगाई। ये बैंक में होता रहता है। तो भैया साफ साफ पूछ लो, नहीं आता तो सर कैसे भरना है बता दो ये पर्ची। इसमें काहे का ईगो, है ना। तो इसमें कभी शर्म मत करना, कभी बैंक में जाओ और आप विड्रॉ करने के लिए पर्ची में कंफ्यूज हो जाओ और पर्ची में क्या लिखना है उसके लिए कंफ्यूज हो जाओ, तो बगल वाले से पूछ लेना, बिल्कुल शर्माना मत। ठीक है। चलो साहब, फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल साक्षरता में इसने बड़ा अच्छा काम किया है। और देखो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली अधिकांश जनसंख्या को बैंक से जोड़ा किसने बेटा, इसी मोबाइल बैंकिंग और एटीएम ने जोड़ा है। क्या? इसी मोबाइल बैंकिंग और एटीएम ने जोड़ा है। इसमें एक चीज और देखो, अब जितने भी भैया जनधन खाते खुले, है ना, दूसरा आपके किसानों के बैंक में जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है ना, जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है, ये पैसा ट्रांसफर होता है तो भैया इसमें क्या किया है, किसानों के मोबाइल को आपके अकाउंट से जोड़ना अनिवार्य बना दिया।
समझ गए ना। अब जैसे ही आपके किसानों के अकाउंट को जोड़ दिया आपके खाते से, तो आपके पास जैसे ही पैसे आते हैं ना, तो अब तो किसान बड़ा समझदार हो गया। वो ध्यान रखता है, मोबाइल में मैसेज पड़ता है कि भैया वो सरकार का मैसेज आया नहीं आया, कि 2,000 रुपए आए नहीं आए। इस बहाने भैया वो क्या हो गया, फाइनेंशियल लिटरेट होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, फाइनेंशियल लिटरेट होता जा रहा है। समझ गए। हाँ भैया, यूपीएससी में सचिन 12वीं की चीजें आती हैं, ठीक है ना, 12वीं की चीजें आती हैं। चलो, अच्छा अब हमने क्या देखा था। अब ये क्रेडिट कार्ड के, स्पेशल क्रेडिट कार्ड के बारे में समझ लेते हैं। ये 3 क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड, लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड और स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड। इन तीनों को भी समझ लेते हैं। देखो, एक एक करके समझना। ये अब इंपॉर्टेंट चीज आ गई है क्या, अब इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। सचिन ध्यान देना बच्चा है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम बोलते हैं इसको ना। देखो ध्यान देना, ये जो स्कीम है ना बच्चों, सबसे पहले 1996 में भारत सरकार ने जब नई कृषि विकास रणनीति अपनाई थी ना, तब लागू करी थी, है ना। इसको बोलते हैं न्यूनी, नई कर देता हूं, नई कृषि विकास रणनीति। नई कृषि विकास रणनीति अपनाई थी ना, तब इसको लागू करने की मंशा थी, ठीक है ना। और आपको एक चीज और नोट करते जाना। क्या नोट करोगे, कि जो कृषि साख है, मतलब कि किसान को जो क्रेडिट देना है ना, मतलब उनको लोन देना है, इस कृषि साख पर एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी का नाम था आरवी गुप्ता कमेटी। क्या था, आरवी गुप्ता कमेटी, ये गठन की थी। और ये आरवी गुप्ता कमेटी का बड़ा फेमस नाम है, आरवी गुप्ता कमेटी ऑन फार्म क्रेडिट। देखो ये जो आप सुनते हो ना गांव में, केसीसी 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 कार्ड चालू हो गया, केसीसी कार्ड चालू हो गया, ये गुप्ता साहब ही थे, है ना, आईएएस अधिकारी थे, ठीक है। आरवी गुप्ता कमेटी ऑन फार्म क्रेडिट, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने सुझाव दिया था कि देखो साहब, एक काम करो, किसानों की जो कुछ मूल आवश्यकता है ना, वो पूरे करने के लिए आप इनको क्रेडिट दो। नहीं तो क्या करते हैं ये, गांव में महाजन के पास पैसा लेने जाते हैं। देखो जब इनको फसल बोनी होती है, तो साहब सरकार से बोलते हैं गुप्ता जी, कि आप इनको थोड़ी मदद दो, कि ये बीज ला सकें, उर्वरक डाल सकें, और उनको थोड़ा समय दो कि भैया फसल बेचकर आपको अपना कर्जा चुका सके। इनको महाजन के चंगुल में मत फंसाओ। ये किसने कहा था, आरवी गुप्ता साहब ने कहा था, ठीक है ना। अच्छा, आरवी गुप्ता कमेटी जो बनी थी ना, ये 1996 और 1997 में इन्होंने इस पे प्रतिवेदन पेश कर दिया था। क्या प्रतिवेदन पेश किया 1997 में। और इन्होंने क्या सिफारिश करी थी, इन्होंने रिकमेंडेशन करी थी कि आप इनको कृषि ऋण के प्रवाह में क्या करें, वृद्धि करें। जो कृषि का ऋण प्रवाह है उसमें वृद्धि करें, कि भैया इनको आप लोन जो है जिस टाइम देना चाहिए ना, उसमें दें, आप संकोच ना करें, है ना। जब फसल बोने का समय आता है, तो इनको आप क्या करते हैं, आप जमीन के कागज लेके बैठ जाते हैं, किस किसान के नाम जमीन है, कोई इससे अटैचमेंट है या नहीं, बोले ये सारे आप जंजाल को छोड़ के, आप जो किसान की जमीन पे जो खेती कर रहा है उसमें अटैचमेंट मालूम करवा लीजिए पटवारी से, और उसके बेसिस पे जो अकाउंट खुलता है उसके अकाउंट में, उसके बेसिस पे आप उसको लोन दे दीजिए। ये आरबी गुप्ता साहब ने कहा था कि इसको सरल बनाया जाए। क्या, इसको सरल बनाया जाए, मतलब कि उन्होंने फार्म लोन, कृषि लोन के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए बोला था। और इसी के लिए बोला था भैया ये नया कार्यक्रम शुरू कर दो, जिसको हमने क्या बोला, केसीसी। और इसी को ध्यान में रखते हुए देखो बच्चों, अब आप देखो कहाँ से निकला है नाबार्ड। नाबार्ड आप सुनते रहते हो ना, नाबार्ड कहाँ से उसकी संकल्पना निकल के आई है। नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना। और इन्हीं के द्वारा क्या बनाया गया था, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम बनाया गया था इनिशियली, है ना। ध्यान किया, ठीक है। और देखो सन 1998 में इसको लागू कर दिया। 96 में संकल्पना की बात हुई, आरवी गुप्ता कमेटी बनी। आरवी गुप्ता कमेटी ने सिफारिश करी कि साहब कृषि ऋण का प्रवाह बढ़ाया जाए, और हमने नाबार्ड के अंदर केसीसी स्कीम बना दी, और 1998 में इसको लागू कर दिया। समझ गए। अच्छा, और ये जो लागू तो कर दिया, अब मुझे बताओ भैया, किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है मिलेगी कहाँ कहाँ। इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, तीन बेसिकली इंस्टीट्यूट है, तीन संस्थाएं। एक आप सभी जानते हैं, वाणिज्यिक बैंक। गांव में जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं वहां पर आपको मिल जाएगी। और वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं आप सभी जानते हैं, शेड्यूल 2 में रजिस्टर्ड जो बैंक होते हैं। एक होते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सबके बारे में समझ लेंगे। एक होते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और एक तीसरा होता है प्यारे बच्चों सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक।
तीनों के नाम सुन रखे होंगे। लेकिन ये किसान क्रेडिट कार्ड को प्राइवेट बैंक नहीं देता है ना। प्राइवेट बैंक में वाणिज्यिक बैंक दे देगा, ध्यान रखना। लेकिन बाकी ये जो और आपके एनबीएफसी हैं, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, ये काम में कोई काम कर रहे हैं भैया, छोटे माइक्रो फाइनेंस बैंक, वो नहीं देते। तीन ही देते हैं, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक। स्पष्ट है यहाँ तक? हाँ, मोबाइल बैंक, सही कह रहे हो अमित बेटा। मोबाइल बैंक से आप विदाउट इंटरनेट भी कर सकते हो। बट है ना, उसमें वो जो एसएमएस की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी अभी जटिल है, उसको भी लागू करने पे इतना विचार नहीं किया गया है ना। हाँ चलो, अब एक एक करके थोड़ा सा देख लो। अब भैया ये जो केसीसी है ना, सचिन, ये अभी केसीसी है ना, इसके योजना के उद्देश्य भी देखते चलो। अब देखो, आपको रटने की कतई आवश्यकता नहीं है। कई बार आप समझ में नहीं आया ना, तो बड़ी सिंपल सी बात सोच लेना कि भैया सरकार ने कृषि ऋण प्रवाह की बात करी कि भैया कृषि में ऋण प्रवाह बढ़े। और आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पर किसानों की जो जोत है वो कैसी है। 75 से 80% किसानों की छोटी जोत है, छोटी जोत वाले किसान हैं, है ना। तो भैया इन जो किसानों के पास सामान्य समस्या होती है, और देखो अपने तो जितने भी विद्यार्थी हैं आधे से ज्यादा तो किसान परिवार से हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, उनके उद्देश्य क्या आते हैं कि भैया कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई कीट द्वारा फसल खराब हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या हो, किसान के पास भैया एक तो इंश्योरेंस हो जाए और उसको कोई राशि मिल जाए। ये किसके माध्यम से तय किया गया? किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। दूसरा, कि भैया किसान को कृषि में कोई आधुनिक तकनीक यूज में लेनी है। सपोज करो कि वो क्या करना चाहता है इस बार, कि उसने बोला कि साहब जो मैं मेरा खेत जोतूंगा ना, तो देखो बेटा क्या होता है, हल भी तीन चार तरीके के आते हैं। अगर आप किसान होंगे तो आपको ध्यान में होगा कि एक 18 पैंदे वाला आता है, एक 14 पैंदे वाला आता है, एक भैया गोल वाला आता है जो नीचे से आपकी मिट्टी को निकालता है। तो खेत जोतने के लिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप क्या बोलेंगे ट्रैक्टर वाले से, देख भाई इस बार जो है वो बड़े पैंदे वाला लेके आना मेरे लिए, है ना। या बड़ा वो गोल वाला लेके आना जो नीचे से भी क्या इसको खुदाई कर देगा अच्छे से, या जोत देगा, समझ रहे हो ना। तो उसमें जब आपके एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो आप क्या बोलेंगे, इस बार तो भैया ऐसी जोत करनी है तेरे को इस ट्रैक्टर से। अब ट्रैक्टर के 500 रुपए एक्स्ट्रा देने तो कहाँ से देगा वो? किसान क्रेडिट कार्ड से जो पैसा लेके आएगा ना किसान, वो जो आधुनिक तकनीक साथ में यूज में लेना चाह रहा है, आधुनिक तकनीक का प्रयोग अपनी खेती में करना चाह रहा है, उसको बढ़ाने में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उसको प्रोत्साहन या मदद मिल जाएगी। समझ गए? अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखना, ये किसान क्रेडिट कार्ड में एक नई चीज और जोड़ दी है कि आपदा के समय, आपदा के समय क्या है, आपको एक निश्चित कृषि आय मिल जाए, है ना। और देखो मिल भी रही है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबके खाते में 2-2 हजार रुपए डाले हैं, डाले हैं ना। तो आपदा के समय आपको एक निश्चित कृषि आय भी सुनिश्चित हो जाए, वो भी बेटा केसीसी के स्कीम के माध्यम से दी जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको खाद्य पदार्थों के उत्पादन हेतु प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। खाद्य पदार्थों के उत्पादन हेतु प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। इससे प्रोत्साहन मिल रहा है ना कि आप भैया खेती कर रहे हैं, नई चीज इसमें अपना इनोवेशन करने का प्रयास कर रहे हैं। समझ गए? ये इसके उद्देश्य थे। अब मैं आपको इसकी मुख्य विशेषता भी बता देता हूँ, कैसे मिलेंगे आपको। जैसे कि एक बार मैं गांव गया था तो मेरे चाचा ने ये क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा था। तो कॉलेज की बात है, तो मैंने कहा यार चाचा एक काम कर, मेरे को पैसे दे दे तू किसान क्रेडिट कार्ड से निकला के। मैंने कहा कि चाचा मुझे पैसे निकला के दे दे इसमें से, इतने कम ब्याज में दे देना वापस, अभी पैसे नहीं है तो उसकी मुख्य विशेषताएं बताता हूँ मैं आपको क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, मुख्य विशेषताएं। देखो जो मैं आपसे अभी चर्चा कर रहा हूँ ना, बच्चों को पॉइंट्स फॉर्म में लिखने का प्रयास कर लेना। ये मेन मैं चाह रहा था कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक बार आपसे डिस्कस हो गए ना, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परीक्षा में ये 4-5 बिंदु भी आपको जो प्रैक्टिकल हमने हमारे जीवन में महसूस किए हैं, उनको आप आराम से लिख पाओ। समझ गए? तो देखो इसकी प्रमुख विशेषताओं में से पहली विशेषता ये आती है, जो किसान क्रेडिट कार्ड कैसे दिया जाता है, भूमि की जोत के आधार पर दिया जाता है। क्या? भूमि की जोत के आधार पर दिया जाता है कि भैया मेरी 5 हेक्टेयर भूमि है, 5 बीघा जमीन है, तुम्हारी 12 हेक्टेयर भूमि है, तो उस भूमि के अकॉर्डिंग आपको किस केसीसी की लिमिट दे दी जाती है। ज्यादा जितनी भूमि है, उपजाऊ जितनी भूमि है, उसमें आपको क्रेडिट फैसिलिटी अधिक मिल जाती है ना। और देखो सामान्यतः ये विड्रॉ करने के 1 वर्ष के भीतर आपको बैंक को पैसा लौटाना पड़ता है, मतलब इसका भुगतान करना पड़ता है।
मतलब कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपको इसका भुगतान करना होता है। और देखो सरकार ने तो बड़ी सुविधा कर रखी है कि भैया देखो अगर आप समय पे भुगतान कर दोगे तो आपको 2% का हम क्या दे देंगे, ब्याज में छूट दे देंगे। इस प्रकार की भी प्रोत्साहन स्कीम चलाई जाती है। अच्छा, और ये जो ना ऋण सीमा, इसमें भी एक बड़ा लोचा है। देखो मैं आपको बताऊं, जब मैं मेरे चाचा जी से बात कर रहा था ना कि चाचा जी मेरे को किसान क्रेडिट कार्ड से मुझे थोड़ा सा पैसा निकला के दे दो, तो कह रहे थे यार क्या निकला दो, वो जो बैंक मैनेजर है ना उससे 50 बार कह दी कि इसकी लिमिट बढ़ा दे, लिमिट बढ़ा दे, लिमिट ही नहीं बढ़ा रहा वो बैंक मैनेजर। तो मैंने कहा कि भैया इसकी मतलब लिमिट भी बढ़ जाती है, कम हो जाती है क्या? 1 मिनट में चार्ज पे लगा लेता हूँ इसको। लो जी, चार्ज हो गया। तो मेरे चाचा जी ने मेरे से क्या बोला, मेरे चाचा जी ने मेरे से बोला कि भाई विकास, बैंक मैनेजर लिमिट नहीं बढ़ा रहा, तो लिमिट बढ़वा दे, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, कॉलेज में ले जाना, तेरे जैसे जो कर लेना। तो मतलब एक बात क्या है कि इसकी ऋण की सीमा का निर्धारण भी कौन करता है? ये बैंकों के ऊपर विवेकाधीन होता है। बैंक मैनेजर साहब होते हैं ना, उनकी विवेकाधीन में भी होता है कि भैया इनको कितना दो। ये भी एक इसकी विशेषताओं में से शामिल है। अच्छा, एक देखो, कई बार क्या होता है कि फसल की लागत में वृद्धि हो जाए या आप फसल में कोई पैटर्न में परिवर्तन कर देते हैं, तो भी आपकी ऋण सीमा में परिवर्तन कर देते हैं। हाँ, देखिए सपोज करो 1 साल के लिए मिलता है ना? आपने क्या किया, पहले आपने बोला कि साहब मैं तो जो है सरसों उगाऊंगा। क्या? सरसों उगाऊंगा। लेकिन आपने चेंज कर दिया, आपने बोला साहब मैं अब ग्वार की फसल उगाऊंगा। क्या उगाऊंगा? ग्वार की फसल उगाऊंगा। फसल का पैटर्न आपने चेंज कर दिया, आपकी लागत में वृद्धि हो गई। तो फसल की लागत में वृद्धि होना प्लस फसल के पैटर्न में यदि आपने चेंज कर दिया, तो भी आपकी ऋण सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। क्या? तो भी आपकी ऋण सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, और ये जो कार्ड होता है ना बेटा, सामान्यतः 3 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। क्या? 3 वर्ष के लिए जारी किया जाता है ये कार्ड। और इसके बाद क्या होता है, इसमें समीक्षा होती है, वार्षिक समीक्षा होती है। जैसे कि मैंने आपसे क्रेडिट कार्ड के लिए भी बात हो रही थी कुमुद से, कि कुमुद ने कहा कि सर ये कैसे बढ़ेंगे इसके पैसे। सचिन कह रहा है 1 हेक्टर के 90,000 मिलता है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ तो बैंक मैनेजर साहब बहुत कम देते हैं। आपके यहाँ पे क्या उपजाऊ भूमि होगी, पानी की अच्छी व्यवस्था होगी, हमारे यहाँ पर नहीं है ना। राजस्थान में कई कई इलाकों में वहाँ कम देते हैं। तो ये क्या 3 वर्ष के लिए जारी होता है, और इसमें भी आपकी वार्षिक समीक्षा होती है। वार्षिक समीक्षा से मेरा क्या तात्पर्य है? वार्षिक समीक्षा होती है। अच्छा, वार्षिक समीक्षा से मेरा तात्पर्य है कि इसमें जैसे कि इस बार आपने लोन लिया तो समय पे लौटा दिया क्या? अगले वर्ष आपका देखते हैं समय पे लौटा दिया क्या? उस आपके जो पैटर्न पे जो आहरण आप जमा कराते हैं, उस पैटर्न से भी आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी जाती है। जो मैं तुम्हें तो आपसे बात कर रहा था ना कि भैया 1 वर्ष आप रखोगे ना और अच्छा उसमें ट्रांजेक्शन करोगे, समय पे पैसा जमा कराओगे, तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ जाती है। समझ गए? और देखो साथ साथ आजकल तो किसानों के लिए केसीसी में आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी जोड़ दिया। क्या? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी जोड़ दिया। समझ गए? स्पष्ट है? और ये जब लागू हुआ था ना बच्चों, तो नाबार्ड ने क्या बोला था? नाबार्ड ने कहा था कि भैया केसीसी के लिए 40% किसान इसके पात्र माने थे स्टार्टिंग में जब ये चालू किया था। फिर बाद में इसमें काफी चेंजेस हुए और इसकी जो सीमा थी काफी बढ़ा दी, काफी किसानों तक कर दी थी, है ना। क्या बोला मैंने कि नाबार्ड ने 40% किसानों को स्टार्टिंग में पात्र माना था। और देखो इस योजना से पक्का फायदा हुआ था। देखो इससे क्या हुआ, कृषि में पक्का निवेश बढ़ा। जितने भी किसान है ना वो सब जानते हैं। देखो इसमें एक चीज और हुई थी कि केसीसी का काम शादी ब्याह में, किसी का भात भरना हो गांव में, उसमें भी खूब काम में लेने लग गए थे। जैसे मैंने आपसे कहा था ना, मैंने मेरे चाचा जी से बोला कि चाचा जी लाओ एक काम करो कि भैया मुझे पैसे दे दो, तो इस तरीके से भी भैया किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल होने लग गया था। समझ गए?
और ये जो केसीसी से निसंदेह मेरे प्यारे बच्चों कृषि क्षेत्र में ग्रोथ हुई, बिल्कुल समृद्धि बढ़ी, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हुए। क्या? इसके नुकसान भी बड़े घातक हुए थे। ये तो पॉजिटिव बात बिल्कुल थी कि भैया ग्रोथ हुई। अगर मैं नेगेटिव बात की करूं तो क्या रहेगा? एक बात तो जो मैंने आपको बताई थी कि मेरे चाचा जी से मैंने बोला कि चाचा जी लाओ पैसे दो, एक्स्ट्रा पैसे दो, तो ये नेगेटिव बात उसकी रही थी। कहने का तात्पर्य ये भैया केसीसी से नुकसान क्या हुआ कि ये जो ग्रोथ रही ना, ये जो ग्रोथ रही मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्रोथ कैसी थी? गैर समावेशी ग्रोथ रही। जो हमने सोचा था ना कि भैया सारे किसानों को इससे लाभ होगा, लेकिन भैया ये सभी किसानों को शामिल नहीं कर पाई इनिशियली। अगर मैं स्टार्टिंग के इसके 5-10 साल की बात करूं तो ये गैर समावेशी आपकी ग्रोथ रेट रही थी। कुछ चंद किसानों ने इसका भरपूर फायदा उठाया और जो आपके छोटे किसान थे वो उससे फिर भी वंचित रह गए। समझ गए? ये एक बड़ी समस्या आई थी। और उसके बाद बेटा हमारी जो फार्म क्रेडिट पॉलिसी है, क्या? फार्म क्रेडिट पॉलिसी है, मतलब कि किसानों को जो साख सुविधा देनी है, कृषि साख नीति है ना, इसमें फिर बड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई कि भैया क्या करें, ये तो हमने स्कीम चालू करी लेकिन इसका पूर्ण रूप से लाभ मिला नहीं, घोषणा करी। फिर भैया क्या हुआ, 3 वर्षों में हमने इसमें धीरे धीरे, जैसे कि 5-7 साल हो गए, 2007 के आसपास की बात है आई थिंक, आपको केवल इसकी ब्रीफ हिस्ट्री ध्यान में आ जाए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसकी एग्रीकल्चर क्रेडिट की रेट बढ़ा दी थी ना, कि कृषि सार की जो मात्रा है उन्होंने बोला कि भैया कम से कम इसको दुगना करना है। और आई थिंक दिसंबर 2007 या 2008 के आसपास इन्होंने, सरकार ने ये तय किया, मतलब 2004 या 5 के आसपास तय किया था कि कैसे भी करके जो आप केसीसी वितरित करते हो ना, इसको दुगना करो। ये जो नाबार्ड ने 40% किसानों को देने की बात करी थी, इन्होंने बोला ये नहीं, इसको कैसे भी करके कम से कम जितना भी 1 लाख किसान के पास है तो 2 लाख किसानों को दो। ये उस समय तय हुआ था। समझ गए? और देखो इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती थी, एक चेंजेस और किया इन्होंने, एक सबसे अच्छा चेंजेस इन्होंने प्यारे बच्चों ये किया कि पहले दिक्कत क्या आती थी, केसीसी लेने आप जाओ स्टार्टिंग में, तो आपको क्या होता था, ये पूछते थे कि भैया भूमि का स्वामित्व किसके पास है बताओ, भूमि का स्वामित्व किसके पास है, उसका प्रमाण पत्र बनवा के लाओ, फिर उस आदमी के नाम से आपको मिलता था। ये बड़ी एक समस्या थी। बाद में क्या कर दिया, इसको थोड़ा रिलैक्स करते हुए सरकार ने बोला कि अब कब्जे के आधार पर भी आपको क्या मिल जाएगा, केसीसी मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अपना अटैचमेंट दिखाना पड़ेगा। अटैचमेंट से मेरा तात्पर्य भैया ये स्वामित्व की बजाय कब्जे का प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा। ये जो अटैचमेंट भाषा है ना, अंग्रेजी का शब्द, ये वो वाला अटैचमेंट नहीं है कि मेरा आप विद्यार्थियों से अटैचमेंट है, माँ का एक बच्चे से अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट नहीं होता ये। आप जब कलेक्टर साहब बन जाएंगे ना तो आपको बोला करेंगे कि भैया इस भूमि को अटैच कर दो, मतलब कि कब्जा, मतलब कि अब स्वामित्व के बजाय कब्जे के प्रमाण के आधार पर भी आपको मिल जाएगा। क्या? स्वामित्व के बजाय कब्जे के प्रमाण के आधार पर भी अब ये मिल जाता है ना, ये प्रमाण पत्र लिया हो आप कब्जे का कि साहब अभी मैं, मेरे कब्जे में, मैं इसमें काम धाम कर रहा हूँ, वो लिया हो आप कब्जे का प्रमाण पत्र, आपको मिल जाएगा। समझ गए? और साथ ही साथ एक काम और हुआ। देखो पहले क्या था कि कई जमीन महिलाओं के नाम थी, क्या महिला किसानों के नाम भी थी, और पहले की जो आपकी नीति थी उसमें ये वंचित रह जाया करती थी, महिला किसान भी वंचित रह जाती थी, क्योंकि भैया उनके पास कोई भूमि स्वामित्व का प्रमाण पत्र ही नहीं था, है ना। और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जो अटैचमेंट किया था ना कब्जे का, इनमें महिलाओं को भी शामिल कर दिया था कि महिला अगर ये कह देंगी ना साहब हमारे कब्जे में जमीन है, तो उनको भी केसीसी देने का काम कर दिया था। तो इससे क्या हुआ, इससे भैया किसान क्रेडिट कार्ड का जो सामाजिक आधार था वो बहुत व्यापक हो गया, सामाजिक आधार व्यापक हो गया। देखो हम धीरे धीरे कहाँ पहुंचते जा रहे हैं पता है, राहुल गांधी ने जो एमपी में खड़े होकर बोला था ना कि 10 दिन में माफ कर दूंगा, गिनती करो 1 2 3 4 5 6, ये जब हम धीरे धीरे सामाजिक आधार व्यापक कर रहे हैं ना, तो ये आप उसी दिशा में चलते जा रहे हैं धीरे धीरे। समझ गए? उसी दिशा में चलते जा रहे हैं। अच्छा ये जो केसीसी है ना, इसका भी एक परसेंटेज है, उसको भी ध्यान कर लेना। क्या परसेंटेज है? देखो जो वाणिज्यिक बैंक है ना, जो वाणिज्यिक बैंक है ना, सामान्यतः इनका जो परसेंटेज है वो शायद 45.6% है। इसको एक बार देख लेना है ना। वाणिज्य बैंक का 45.6%, ये क्या करते हैं, केसीसी कार्ड वितरित करते हैं। और सहकारी बैंक का यदि मैं हिस्सा देखूं तो ये 39.4%, इसको एक बार टैली कर लेना है ना। और तीसरा हो गया आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनका बचा हुआ हिस्सा हो गया 6 4 10 और 1 9, ठीक है।
ये हो गया आपका करीबन 15.1%। क्या? 15.1%। ये किसका था भैया? ये 11 का एक हासिल गया, ऊपर ये एक गया, 5 5 10 और 10 20 का जीरो, दो हासिल, 4 5 6 7 8 9 10। मतलब भैया ये पॉइंट में था तो इसको पूरा कर दिया ना, इसलिए ये आप सोचना कि 100 पॉइंट जो कुछ आ रहा है ना इसके चक्कर में मत पड़ना। मतलब व्योम केस बख्शी मत बनना कि मोटा मोटा, लेकिन यही था। समझ गए ना? 45.6% वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक 39.4% और क्षेत्रीय बैंक 15.1%। ये क्या कर रहे हैं भैया? किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम कर रहे हैं। समझ गए? इनका प्रतिशत भी फिक्स कर दिया था। हाँ अमित, मैं तुमसे बात करके अब समझ लूंगा, चिंता मत करो, है ना? उसको बात करके एक बार मैं समझ लूंगा, उसके बाद उसको अपन कर लेंगे, चिंता मत करो। मैं आज ही तुमसे बात कर लूंगा क्लास खत्म होने का। अच्छा, ये तो बातें देख ली आपने बड़ी प्यारी प्यारी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। अब भैया एक चीज और समझ लो, इसके दोषों के बारे में मैंने आपसे बात कर रहा था, इसके दो प्रमुख दोष निकल के आते हैं। इन दोषों को भी एक बार देख लेते हैं ना। इन दोषों को भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि क्या पाया गया कि जो किसान था इनको कम ब्याज पर मिलता था। क्या? कम ब्याज पर मिलता था। तो बैंक का पैसा लेकर ये अधिक ब्याज पर आगे चला दिया करते थे। हमारे गांव में तो खूब होता था। हमारे गांव में देखो, गांव में एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर काम करता है लोन का। वो ये इसी प्रकार से काम होता है। देखो एनसीईआरटी में हमने बड़े प्यारे तरीके से समझाता है इन चीजों को। तो मैंने क्या बोला कि ये बैंक से कम ब्याज दर पे तो लोन लिया है किसान क्रेडिट कार्ड से, और फिर आगे क्या कर दिया, इसको अधिक ब्याज पर दूसरों को दे दिया। मतलब एक प्रकार की महाजनी करनी स्टार्ट कर दी, मनी लैंडिंग पेशा करना स्टार्ट कर दिया। और जिन किसानों को ये कार्ड उपलब्ध नहीं हो सका, उनका शोषण होना स्टार्ट हो गया। अब क्या करते थे, गांव के कुछ किसानों का ग्रुप बन गया, वो औरों को किसान क्रेडिट कार्ड लेने नहीं देते थे, है ना? कि नहीं बैंक मैनेजर साहब औरों को देना ही नहीं है। तो ये क्या हो गया कि भैया कम ब्याज दर में लो इंटरेस्ट रेट पर आपको मिलता था, और आप इसको क्या करते थे, महाजनी के रूप में आगे चला दिया करते थे। मनी लैंडिंग का काम करने चले स्टार्ट हो गया था। क्या? मनी लैंडिंग स्टार्ट हो गई थी। पहला बड़ा नुकसान हुआ था, है ना? ये इसके दोष हैं। देखो आप जब भी आंसर राइटिंग करें तो आप इन प्रैक्टिकल जो दोष हैं इनको बिल्कुल यूज में ले सकते हैं। और कुछ किसान इस कार्ड से क्या करते थे, टीवी खरीद लाए, फ्रिज खरीद लिया है, मोटरसाइकिल खरीद लिया है। तो क्या करते थे, उपभोक्ता सामग्री खरीदने लग गए, कंज्यूमरिज्म का यूज में लेने लग गए, मोबाइल खरीद लाए। जबकि काम किस में लेना था? खेती में काम लेना था। मतलब इससे क्या करने लग गए, जिस काम के लिए पैसा मिला था वो तो लिया नहीं, आप उपभोक्ता सामग्री खरीदने लग गए, बल्कि इसके बजाय क्या खरीदने लग गए, उपभोक्ता सामग्री खरीदने लग गए। समझ गए? जैसे मैंने मेरे चाचा जी से क्या बोला था कि चाचा जी आपको तो वैसे ही बहुत कम ब्याज पे मिलता है, दे दो यार, कॉलेज में जा रहा हूँ, थोड़ा सा खर्च वर्च कर लूंगा, एक महीने का खर्चा निकल जाएगा। तो चाचा जी ने क्या बोला था, बैंक मैनेजर लिमिट नहीं बढ़ा रहा। ठीक है ना? चाचा जी को भी मोटरसाइकिल लेनी थी ना, तो भैया कैसे देते जल्दी से? क्लियर है? देखो मैं आपको फील कराना चाहता हूँ, ये जितनी भी स्कीम्स है ना, अगर आप ग्रामीण परिवेश में पले बड़े हैं तो निसंदेह आप मेरी बात को, मतलब मेरे मन के भाव समझ जाएंगे, है ना? अच्छा, ये दिक्कत आई तो इस दिक्कत के बाद क्या हुआ? देखो अब ये क्या हुआ फिर। अब भैया हमने उपभोक्ता सामग्री लेनी स्टार्ट कर दी, खेती में तो पैसा इन्वेस्ट किया नहीं। खेती में पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो भैया क्या हो गया, हमने समय पे पैसा जमा कराना कम हो गया। और ये वाजिब बात भी थी। और जैसे आपने मनी लैंडिंग करने के लिए आगे पैसा दे दिया और बीच में आपका पैसा रुक गया तो क्या होगा? और सपोज करो उस एक दो वर्ष बारिश नहीं हुई और आपकी खेती वैसी डाउन हो गई, तो आपके तो क्राइसिस आ गया, फाइनेंशियल क्राइसिस। तब क्या होगा? तब पैसा कैसे जमा कराओगे? हाँ? तो देखो इस प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड योजना के कई दोष थे, लेकिन उससे फायदे भी अधिक थे। इसी भावी रणनीति के तहत इसकी समस्याओं के निदान के लिए, जो मैंने आपसे समस्याएं बात करी ना, इन समस्याओं के निदान के लिए फिर एक कार्यक्रम आया। उस कार्यक्रम का नाम क्या था? फार्म लोन रीस्ट्रक्चर प्रोग्राम। पन्ना लेना पड़ेगा, है ना? एक मिनट रुको, बच्चों पन्ना जोड़ लेते हैं इसमें। फ्रेश पन्ना जोड़ लेते हैं।
हाँ, फिर वो राहुल गांधी माफ कराएगा ना संतोष, चिंता मत करो, अभी वो करेक्टर आएगा भी। अभी सारे करेक्टर आएंगे पिक्चर में, तुम चिंता मत करो। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है ना, तो लास्ट में आते आते सारे करेक्टर आ जाएंगे, एमपी में भी पहुंचेंगे, एमपी के इलेक्शन में भी पहुंचेंगे। ठीक है, वो भी देखेंगे। ये लो। चलो साहब, कहाँ पर आ गए थे? मैंने आपसे क्या बोला? अब ये जो समस्या आ गई थी ना, इस समस्याओं की वजह से कृषि ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम चालू किया। क्या? कृषि ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम, और इसी को क्या बोलते हैं? फार्म लोन रीस्ट्रक्चरिंग, री रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम। अरे मित्रों, मुझे एक चीज बताओ। देखो एक्चुअली क्या है भाई, अभी इनिशियली अपन ऐप पे बहुत काम कर रहे हैं, वो ऐप बन रही है ना अपनी, तो ऐप पर मैं लगा हुआ था। तो जैसे मैंने आपको नोट्स बना के लेके नहीं आया, तो क्या मैं आपको ऐसे व्हाइट बोर्ड पे समझा रहा हूँ तो तुम्हें दिक्कत तो नहीं है ना? देखो मैं बाकी सारी आपको इसमें कीवर्ड्स तो बता रहा हूँ, उसमें आप परेशान मत होना। आपको इसमें दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। बाकी में चिंता मत करो बच्चों, इसमें अपन कोई गुंजाइश छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कृषि ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम ये लेके आया था। क्या हुआ था? देखो कई बार क्या होता है भैया, देखो वाजिब बात भी हो जाती है, कई बार किसानों को सूखे का सामना करना पड़ गया, ऐसे कुछ अंचल है जहाँ सूखा पड़ गया, उस समय क्या करेंगे? ऋण नहीं चुका पाएंगे। देखो किसानों की हालत तो बहुत ही खराब है। अभी कुछ दिन पूर्व मैं हमारे कोटा के पास में गांव है, वहां पर पिछले 2-3 माह के लिए यहाँ कोई बच्चे आए थे जयपुर में, तो उनको पढ़ाया था, वो पढ़ने आते थे मेरे पास। अब उन्होंने 12वीं में अच्छे नंबर लेके आए, 92 93 ऐसे परसेंट नंबर लेके आए, पूरे जिले में टॉप उनने ही किया, तो उनसे मिलने गया था मैं। तो मिलने गया था, जिस गांव में मैं गया था वो हमारे राजस्थान का बड़ा फर्टाइल एरिया माना जाता है, क्योंकि वहां पे खेती अच्छी होती है, कोटा बूंदी की बात। अब भाई वहां पर पूरे खेत सूखे पड़े हैं, बारिश ही नहीं है। उन्होंने बेसिकली जोत लगा के बीज भी डाल दिए थे, लेकिन सारे बीज अब खत्म होने वाले थे। यदि 10-5 दिन में बारिश नहीं होती तो सारे सारे किसानों के सारे बीज खत्म हो जाते। तो देखो किसानों की हालत बड़ी खतर गड़बड़ है। उससे लास्ट ईयर क्या हुआ था? उससे लास्ट ईयर जमकर बारिश हुई थी, और सारे खेत में पानी भर गया था, और उससे बीज गल गए थे। मतलब ज्यादा बारिश हो जाए तो नुकसान, कम बारिश हो जाए तो नुकसान। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि भैया कुछ ग्रामीण किसान खास तौर पर जो सूखे प्रभावित अंचल में निवास करते हैं, अब वो ऋण कैसे चुकाएंगे? सूखा पड़ गया तो ऋण नहीं चुका पाते, और सिर्फ स्वाभाविक से बात है भैया, ऋण नहीं चुका पाते तो भैया कैसे देंगे ऋण? और किसानों को तो ध्यान आपको रखना ही रखना पड़ेगा, 70 से 75% तो किसान है हमारे देश में। अब देखो ये बेसिक जो प्रॉब्लम है ना छोटे किसानों के साथ वाजिब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो जो किसान है ना वो बहुत समझ सकता है कि कितनी विकट स्थिति है इनकी। लेकिन होता क्या है भाई कि ये जो बड़े किसान है ना, ये बड़े किसान ये सारा फायदा उठा के ले जाते हैं। ये बड़े किसान सारे फायदा उठा के ले जाते हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, ये स्कीम लेके आए, ये स्कीम 2008 में लेके आए, और इसमें कृषि ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम चालू किया। और साधारण रूप में हम इसको क्या बोलते हैं? ऋण माफी कार्यक्रम। क्या बोलते हैं? ऋण माफी कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं लोन रीमिशन प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? लोन रीमिशन प्रोग्राम भी कहते हैं, मतलब ऋण माफी कार्यक्रम। जो राहुल गांधी ने बोला था ना अपने एमपी में, 10 तक गिनती गा रहा हूँ, 10 दिन में माफ हो जाएगा। सरकार भी चले गई, नई सरकार भी आ गई, और अगली सरकारें भी आ जाएंगी, पर मुझे नहीं लगता कि भैया पूर्ण रूप से ऋण माफ हो पाएगा। समझ गए? और इसमें क्या निर्णय किया था सरकार ने कि जो सीमांत किसान है, ध्यान रखो मेरे शब्दों पे ध्यान रखना बच्चों, सीमांत किसान, मित्रों सीमांत किसान, क्या? सीमांत किसान जो थे उनकी बकाया ऋण राशि पूर्णतः माफ कर दी जाए। ये किसमें कहा था? फार्म लोन रिस्ट्रक्चर प्रोग्राम के अंतर्गत कहा गया था कि भैया क्या कर दो, जो आपके सीमांत किसान है, मार्जिनल फार्मर हैं, उनकी पूरी पूरी आप लोन माफ कर दो, और किसानों को बकाया राशि, और जो इससे बड़े किसान है सपोज करो, है ना, अन्य किसानों की बकाया राशि का 25% माफ कर दो। सीमांत किसानों के लिए तो क्या कहा? 100% माफ कर दो। अन्य किसानों के लिए क्या कहा?
कि भैया इनका 25% माफ कर दो, और जो आपका ये जो 75% है ना, ये आप जमा करा देना आराम से, इनका भुगतान कर देना, जो भी है आपको 25% की ऑफ दे दी अन्य किसानों के लिए। समझ गए ना? अब बात आती है, सर ये सीमांत किसान कौन होते हैं? ये सीमांत किसान कौन होते हैं? देखो एक शब्द आता है भूधारिता, ये हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा था, भूधारिता, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैंड होल्डिंग, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग से मेरा क्या तात्पर्य है? 4 हेक्टेयर से जिनकी कम भूमि है ना, वो क्या कहलाते हैं भैया? सीमांत किसान कहलाते हैं। क्या? सीमांत किसान कहलाते हैं। समझ गए? ये इन्होंने तय किया था। अच्छा, ये लेकिन जो हमारे कई जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं ना, उन्होंने इसका बहुत मजाक उड़ाया था, यूं कह लीजिए कि इसकी आलोचना करी थी। किसकी? फार्म लोन रीस्ट्रक्चर प्रोग्राम की। किन्होंने करी थी? जो हमारे देश के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, जो बैठे हैं भैया एसी में, उनको क्या मालूम किसान की क्या समस्या है। हाँ, उनकी कुछ मांगे वाजिब है, मैं मानता हूँ, लेकिन भैया किसानों की हालत देखोगे ना, तो भैया तुम बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो लाभ दिया जाता है, तो इनको भी दे दो थोड़ा सा, दे दो भैया। औरों को भी तो आप माफ करते हो, तो हम किसानों का भी कर दो। तो भैया हुआ क्या था, बुद्धिजीवी वर्ग इसकी आलोचना करता था कि भैया ऐसे अगर आपने सबके ऋण माफ कर दिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बैंकों की जो स्वामित्व पूंजी है, स्वामित्व पूंजी क्या होती है भैया? आपने देखा था, हमने देखो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना प्यारे मेरे मित्रों, उनको जरूर करना। पिछले साल के क्वेश्चनों के जो वीडियो में डाल रहे हैं अपन, जैसे कि आज दूसरा डाला था, ऐसे डेली डालने का अपन प्रयास करते रहेंगे। उन क्वेश्चनों को भैया जरूर देख लेना। अरे भैया तुमने वो वीडियो देखे नहीं देखे पुराने? मतलब मेरे कहने का मतलब है, 2 वीडियो अपन ने अपलोड किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उसको बाई हार्टेड देख लेना। तुम रोटी खाओ चाहे ना खाओ, लेकिन उन वीडियो को अवश्य देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वालों को। उन्हीं से आपको ध्यान में पड़ेगा भैया कि ये क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है यूपीएससी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया देखा है तो। उसी में एक प्रश्न आया था, यदि आपको ध्यान हो, एडवांस अग्रिम लोन के बारे में एक ऐसा प्रश्न आया था, जिसमें ऑप्शन में अग्रिम था, जो एडवांस लोन था वही उसका उत्तर था, है ना? जो हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया हुआ था कि भैया इतने पुराने नोट्स में से भी 2019 में प्रश्न आ रहे हैं। अब ये जो भैया अपर क्लास के लोग थे, इन्होंने क्या बोला? बैंकों की स्वामित्व पूंजी में कमी आ जाएगी, ओन्ड कैपिटल में कमी आ जाएगी। बिल्कुल सही बोला था अभी। स्वामित्व पूंजी, और स्वामित्व पूंजी क्या होती है? जो हमारी एसेट होती है। एसेट हमारी क्या होती है? अरे भैया मैंने आपको लोन दिया तो मेरी संपत्ति है ना, है ना? आपकी तो लाइबिलिटी है वो लोन चुकाने की। तो इसीलिए स्वामित्व पूंजी, जो भी लोन देता है ना बैंक, वो सारा उससे क्या कहलाता है? स्वामित्व पूंजी। और ये कह रहे थे भैया ऐसे तो बैंकों के एसेट में कमी आ जाएगी, तुम भैया माफ करते फिरोगे तो। ये कौन बोल रहा था? आपका बुद्धिजीवी वर्ग बोल रहा था। और सरकार अपने इस घाटे का वित्त पोषण कैसे करेगा फिर? अपर मिडिल क्लास पर टैक्स लगाकर करेगा। भैया वो तो कहीं से तो पूर्ति करनी है ना। तो ये जो आपने सरकार क्या करेगा, इस घाटे का कैसे वित्त पोषण करेगा? इनका कहना था इंटेलिजेंसिया वाले लोगों का, बुद्धिजीवी लोगों का, भैया ये अपर मिडिल क्लास पर, उच्च मध्यम वर्ग पर टैक्स बढ़ाकर आप फिर इसकी पूर्ति करोगे, जो अल्टीमेटली किस पर बाहर पड़ेगा? हम पर ही पड़ेगा। समझ गए ना? भैया देखो इन आलोचनाओं को कितने भी आप ध्यान रख लो, फिर भी भैया बढ़ते हुए किसानों की आत्महत्या के संदर्भ में ये इतनी मजबूत आपकी दलीलें नहीं है ना? इतनी मजबूत दलीलें नहीं है। अब एक चीज का और ध्यान कर लेना भैया, किसानों की आत्महत्या पर एक कमेटी थी, जयंती घोष कमेटी। कौन सी? इसको अच्छे से कहीं लिख लेना साइड में। देखो मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए बता रखा है कि नोट्स बनाओ ना तो इतना हिस्सा खाली छोड़ दिया करो। अब यहाँ पर भी आप लिख सकते हो क्या? ऐसे, जयंती घोष कमेटी, है ना? जयंती घोष कमेटी, और किस लिए बनी थी ये? जयंती घोष कमेटी बनी थी भैया किसानों की आत्महत्या के ऊपर बनी थी। ऐसे ही लिख लेना आप तो। क्या लिखोगे? किसानों की आत्महत्या, ठीक है ना? इसके लिए बनी थी। अच्छा, इन्होंने भैया इसमें कुछ बातें कही थी, उनका विशेष ध्यान रखना। जयंती घोष ने, इनको पता है इनाम भी मिला था बड़ा, क्या इनको बेसिकली आईएलओ ने शायद इनाम दिया था, है ना? इंटरनेशनल लेबल ऑर्गेनाइजेशन ने इनका बड़ा पुरस्कार किया था। इनके जो फाइंडिंग्स थी, उन फाइंडिंग्स को आईएलओ ने भी बोला, आपके एफपीओ ने भी बोला कि भैया इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है इस पे भारत में, जयंती घोष कमेटी। और इनके प्रमुख रूप से कौन कौन से थे भैया? क्या कारण बताए थे इन्हें आत्महत्या के? देखो आपने आज मुझे एक प्रश्न भेजा था, है ना मोहित? मोहित ने एक प्रश्न भेजा था, तो अब मोहित तुम्हें ध्यान में आ जाएगा। ये जयंती जयंती घोष कमेटी नाम लिख के आप आंसर में लिखो कि जयंती घोष कमेटी के द्वारा
किसानों की आत्महत्या पर निम्नलिखित कारण बताए गए थे। आप वो कारण लिख दो, वो क्वेश्चन भी यही था आई थिंक कि भैया कारण क्या क्या है इनके पीछे। देखो पहला कारण इन्होंने बताया था, पहला इन्होंने बोला था कि भैया कि जो भारत के कई अंचलों में एक फसली ऋण क्या, एक फसली ऋण, सॉरी एक फसली कृषि है ना। मतलब कई बार क्या होता है, जैसे हमारे राजस्थान में कहीं डेजर्ट एरिया है, वहां पर एक ही फसल होती है भैया, दो भी फसल नहीं होती। मतलब एक ही बारिश की, जो ये मानसून का सीजन है इसमें मक्का या बाजरा उगाते हैं वो, वही उगता है वहां पे, है ना। और सामान्यतः वो किस पर निर्भर करते हैं, प्राय वर्षा पर निर्भर अंचल होते हैं। कैसे होते हैं, वर्षा पर निर्भर अंचल होते हैं। ध्यान रखना मोहित, जो आंसर पे हमने डिस्कस किया था, आप मानसूनी कृषि भी लिख सकते हो या वर्षा पर निर्भर अंचल भी लिख सकते हो ना। वर्षा पर निर्भर अंचल मतलब क्षेत्र, समझ गए। मतलब भारत के कई अंचलों में एक फसली कृषि का प्रचलन है, और ऐसा प्राय वर्षा पर निर्भर अंचलों में होता है। कहाँ पर, जहां पर टोटली डिपेंडेंट हो आप किसे, बारिश पर। कई किसान बाढ़ सूखा दुष्चक्र में फंस जाते हैं। बाढ़ बड़ा प्यारा वर्ड है, बाढ़ सूखा दुष्चक्र। जो मैंने आपको बताया ना, बूंदी गया था तो मैंने क्या देखा उस गांव में, एक वर्ष पूर्व तो बाढ़ आ गई थी, खूब पानी पानी भरा हुआ था। इस वर्ष भैया बूंदी नहीं गिरी। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लड ड्राउट साइकिल। क्या बोलते हैं इसको, फ्लड ड्राउट साइकिल। क्लियर है ना। फ्लड ड्राउट साइकिल में फंस के रह जाते हैं कौन, ये किसान होते हैं जो। और ये भैया बड़ी दीर्घकालिक समस्या है, कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। इसको दूर करने के लिए बहुत जतन करना पड़ेगा, दीर्घकालिक समस्या है। समझ गए ना। इसको समाप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसानों को इस प्रकार के बीज देने पड़ेंगे कि भैया वो ऐसे, जहां पर आपके ज्योग्राफिकल आपके प्रकृति आपको मिलती है देखने के लिए फसलों के लिए, वहां पर आपको भैया दोहरी और तिहरी फसल को बोने के लिए प्रोत्साहन देना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर एक काजरी करके इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया लेवल का इंस्टीट्यूट है। उसने क्या किया बच्चों, उसने हमारे ऐसे क्षेत्र जहां पर कम वर्षा होती थी, जहां पर केवल एक फसल बाजरे की हुआ करती थी, उनको मेडिसिनल प्लांट उगाने के लिए बोला कि देखो साहब आप गोखरू उगाइए, इसको भी बहुत कम पानी चाहिए। या ऐसी फसलों के बीज लेके आए जो कम पानी में भी आप क्या कर सकते हैं, उनकी फसल प्राप्त कर सकते हैं, प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो जयंती घोष जी ने क्या बोला कि ऐसे क्षेत्र, ऐसे कृषि अंचल जहां पर एक फसली कृषि होती है और वो वर्षा पर निर्भर अंचल होते हैं, और जहां पर फ्लड ड्राउट साइकिल, बाढ़ सूखा दुष्चक्र में फंसे रहते हैं, ये जो दीर्घकालिक समस्या को समाप्त करने के लिए किसानों को दोहरी और तिहरी फसल के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट बताया था। ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला, एक तो बहुत इरिटेट करता है कि हर बार ये पेन सेलेक्ट करो इसमें पावर पॉइंट में। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि भारत में अभी भी ऐसा, इन्होंने बोला कि ये 60% कृषि मानसून पर निर्भर है। ध्यान रखना मोहित, जो आपसे चर्चा कर रहे थे ना कि भारत में आज भी जो कृषि कृषि है वो 60% कृषि किस पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है ना। तो भैया इन्होंने बोला कि किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है क्या, कि आपका मानसून बढ़िया हो गया तो ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक समस्या इन्होंने ये बताई थी, किसानों की आत्महत्या से संबंधित समस्या है बच्चों, ये ध्यान रखना। तीसरी उन्होंने बोली थी कि एक आप ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ बैंक बनाइए, है ना। ये जो बैंक्स है ना, जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के बैंक है, ये किसानों से बड़ा बुरा आचरण करते हैं। इनका मैत्रीपूर्ण आचरण है ही नहीं। किसान का भी पैसा होगा तब भी भैया बैंक वाले उनको ऐसा समझते हैं कि भैया आ गया बैठ जा, ठीक है चले जा, देंगे तो दे देंगे लोन, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। इन्होंने कहा था कि भैया जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के बैंक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो बैंक है, इनका आचरण कैसा है भैया, इनका आचरण किसानों के प्रति मैत्रीपूर्ण नहीं होता। क्या नहीं होता, आचरण मैत्रीपूर्ण नहीं होता। और वो बुरे वक्त में किसानों का साथ छोड़ देते हैं। सपोज करो मैं किसान हूँ, एक वर्ष तो मैंने बैंक मैनेजर साहब का पैसा चुका दिया, लोन लेके आया था, अगली साल मेरी फसल खराब हो गई साहब, मैं लोन लेने गया तो बैंक वाले मना कर देंगे। क्यों मना कर देंगे साहब, कोई कागजों का बहाना लगा देंगे, कोई प्रोसेस का बहाना लगा देंगे, या बोल देंगे भैया फंड नहीं है, सारा दे दिया हमने तो
इस प्रकार की हरकतें करने लग जाएंगे। अरे भैया, इस संकट के समय मुझे इस बैंक की आवश्यकता थी, पिछले 3 वर्ष से लगातार मैं तुम्हें लोन दे रहा हूँ ना। लेकिन क्या करते हैं ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के बैंकों का आचरण किसानों के प्रति मैत्रीपूर्ण नहीं होता और बुरे वक्त में किसानों का साथ छोड़ देते हैं। ये किसने बोला? जयंती घोष कमेटी ने बोला। चौथा, और इन्होंने क्या बोला कि बैंकों का नकारात्मक आचरण। देखो, कोई भी बैंक है ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारा अधिकतर जो पैसा है ना प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग में जाए, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जाए। अब तो आप पीएसएल समझ गए होंगे, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जाए। हाँ संतोष बेटा, 1 मिनट, क्या बोलना चाह रहा है भाई? वो क्या होता है संतोष, मुझे क्या पूरी सेटिंग हटानी पड़ती है? 1 मिनट रुको, फिर भी मैं देख लेता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। अब देखो ये नेट का चक्कर पड़ता है भाई संतोष। कहाँ पर थे? एक बार अपन तो अपनी क्लास में चलते हैं, आवाज आ जाएगी मुझे तुम्हारी, है ना? नकारात्मक आचरण की मैंने आपसे बात करी। इसके कारण क्या होता है भैया कि अब बैंक ने तो मना कर दिया, बैंक ने तो मना कर दिया। अब मैं क्या करूंगा किसान? अब मैं जाऊंगा महाजन के पास। किसके पास जाऊंगा? महाजन के पास जाऊंगा, मनी लेंडर्स के पास जाऊंगा और मनी लेंडर से ऋण लेके आऊंगा। मतलब मनी लेंडर्स में मेरी निर्भरता बढ़ जाएगी। और वह सारे पॉइंट जो आपने प्रीवियस क्लासेस में देखे हैं कि भैया मनी लेंडर के पास फंस जाएंगे तो क्या क्या नवीन चीजें निकल के आएंगी, ध्यान है ना? और इस एक कारण से ये है कि कम से कम मुश्किल क्षणों में ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कौन? ये मनी लेंडर्स। तो उन्हें मालूम है कि जमीन तो है, जमीन हड़प लेंगे इनकी। समझ गए? लेकिन क्या हुआ था भैया, ये सारी बातों पर काफी विचार भी हुआ। और विचार होने के बाद किसानों के, अब आप देखते हो ना, धड़ल्ले से खूब ऋण माफ हो रहे हैं पिछले 10 साल से, तो हो रहे हैं ना। मतलब काफी हुए हैं, है ना, इनफैक्ट काफी हुए हैं। और अब तो भैया पॉलिटिकल ये एजेंडा भी बन गया है। अब इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर हैं, वो जब मेंस में हम पढ़ेंगे ना कृषि को, उसमें बहुत अच्छे से इसको देखेंगे। और मैंने इसका एक नोट्स बना रखा है, आरएस के हमारे जब बच्चों को दिया था, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा इसके बारे में ना। देखो अब हमारे 2-3 चीजें रह गई इसमें। क्या क्या रह गई? रह क्या गई मतलब कि उसको अगले क्लासेस में ले लेंगे अपन। आ, ये थी हमारी। देखो हमने 3 तरह के क्रेडिट कार्ड के बारे में समझा था ना। देख लो सचिन, ये देखो 12वीं की चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना बेस बनाए मेरे प्यारे मित्र वो बैठता नहीं है हिसाब, है ना, इसलिए बताना बहुत जरूरी है क्रेडिट कार्ड के बारे में भी। कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, देखो ये रहा। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में हमने देख लिया, है ना। अब हम कल देखेंगे लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड और स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड। इन दोनों को देखने के साथ साथ ही हमारा जो नेक्स्ट है इसमें सहकारी बैंक है, उसको भी समझ लेंगे। और जो हमने पढ़ा है उसको भैया रिवाइज करने के लिए मैं आपके साथ क्वेश्चनरी भी डिस्कस कर लूंगा। तो उन क्वेश्चन के माध्यम से हम हमारा रिवीजन कर लेंगे, जो हमने पढ़ा है ना वो कितना हमें रिकॉल है ना। तो कल संभवतः अपन थोड़ी सी 1 घंटे की क्लास ले लेंगे, तो उसमें बाकी के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो मैं सारे आपके साथ क्लियर कर दूंगा। और कल हो जाएगा भैया अपना, परसों से थर्सडे और फ्राइडे। देखो सैटरडे संडे बेसिकली अपना ऑफ रहेगा ना। ऑफ से मेरा तात्पर्य है कि इस दिन अपन करंट अफेयर्स का जो मेरा रुका हुआ जो पार्ट था ना बच्चों, देखो मुझे अभी 2 दिन और लगेंगे ये ऐप वगैरह में फालतू के इधर के जंजाल में, उसके बाद मेरे पास फिर टाइम हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स की क्लास लेनी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मेरा प्रयास ऐसा है कि सैटरडे और संडे को हम पिछले 3-4 दिन की जो करंट अफेयर्स के लिए अपन डिले करते जा रहे हैं, वो एक साथ ही मैं चारों दिन का करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस कर लूं। चारों एक साथ आपके साथ डिस्कस कर दूं, जो तो मेन मेन इश्यूज मैंने आपको सेंड किए थे, उसमें कैसे नोट्स बनाना, कौन कौन से रिसोर्सेज करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना चाहिए, और फिर हम उसको स्टार्ट कर लेंगे कि देखो ये न्यूज़पेपर हम पढ़ेंगे तो उसको कैसे कैसे नोट्स बनाना है और कैसे कैसे लिखना है, ये मैं आपसे पूरी चर्चा कर लूंगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। ममता सिंह कह रहे हैं मदर इंडिया मूवी में देखा है, बिल्कुल सही। वैसे मैं ये डाल दूंगा ये, ठीक है ना, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। और भैया जल्दी से मदद करो, अपने को इसको कैसे भी करके 1,000 लेके जाना है सब्सक्राइबर पे, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसके नोट्स जरूर बना लेना। देखो नोट्स बनाने में भी शायद कई बच्चों को बड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर लूंगा एक लेक्चर में।
चलो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। सुबह वाला लेक्चर जरूर देखना। देखो कुछ छोड़ दो, लेकिन वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मत देखना छोड़ना, मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ। अपने अभ्युदय वाले चैनल पे जो पिछले साल के यूपीएससी में प्रश्न आए उनको अवश्य देखना। मस्ट है, वो तैयारी करने से पहले मस्ट है तुम सबके लिए भैया उसको एनालिसिस करना। और मैं आपको टॉपिक वाइज लेके आ रहा हूँ, तो भैया उनको देख लो, समझ लो, और साथ साथ उनकी जो छोटे छोटे जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं आपको जितना ध्यान में आता है कराता जाऊंगा, है ना। चलो धन्यवाद धन्यवाद। बहुत दिनों बाद लाइव है, तुम सबकी बातें देख ली। हाँ ममता सिंह अभी मत बनाना, ममता अपन बनाएंगे उसके, मैं बताऊंगा कैसे क्या बनाना है ना। अभी उसके मत बनाना। और वो भैया अभी तक आवाज नहीं आई, क्यों नहीं आई है आवाज संतोष की। मैं इनसे बात करूंगा, भैया तुम्हारी ये क्यों नहीं आती भैया, आवाज क्यों नहीं आती बच्चों की। ये सब क्या भी किस फेज में है ये सब अभी भैया टेक्निकल फेज में। संतोष कुमार ऑन कॉल विद। चलो ठीक है, चलो धन्यवाद। अपनी तैयारी करो, देखो और पुराना रिवाइज करो।